सबसे पहले हम बात करेंगे सिस्टमेटिकली इंपॉर्टेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के बारे में। सिस्टमेटिकली इंपॉर्टेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस होते क्या हैं? अगर बहुत सिंपल लैंग्वेज में बोलें तो कोई भी ऐसा बैंक या कोई भी ऐसी इंश्योरेंस कंपनी या कोई भी ऐसा अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जो कि अपने आप में इतना बड़ा है कि कल को वो अगर किसी भी रीज़न की वजह से फेल हो गया तो हमारे इकोनॉमी में फाइनेंशियल क्राइसिस देखने को मिलेंगे। ऐसे बैंक को, ऐसे इंश्योरेंस कंपनी को, ऐसे अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को बुलाया जाता है सिस्टमेटिकली इंपॉर्टेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। बहुत सिंपल, कोई भी ऐसा बैंक या कोई भी ऐसी इंश्योरेंस कंपनी या कोई भी ऐसा अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जो कि अपने आप में इतना बड़ा है कि अगर वो किसी भी रीज़न की वजह से फेल हो गया तो हमारे इकोनॉमी में फाइनेंशियल क्राइसिस देखने को मिलेंगे। ऐसे बैंक को, ऐसे इंश्योरेंस कंपनी को, ऐसे अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को बुलाया जाता है सिस्टमेटिकली इंपॉर्टेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। ये जो सिस्टमेटिकली इंपॉर्टेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस होते हैं, इनके लिए एक फ्रेज है दैट दे आर टू बिग टू फेल। बैंक्स के कॉन्टेक्स्ट में अगर बात करें तो ग्लोबल लेवल पे कुछ ऐसे बैंक्स हैं जो कि सिस्टमेटिकली इंपॉर्टेंट हैं, और डोमेस्टिक लेवल पे भी, हमारे कंट्री के लेवल पे भी कुछ ऐसे बैंक्स हैं जो कि सिस्टमेटिकली इंपॉर्टेंट हैं। ग्लोबल लेवल पे कौन से ऐसे बैंक्स हैं जो कि सिस्टमेटिकली इंपॉर्टेंट हैं, उसको आइडेंटिफाई करने का काम किसका है? बासल कमेटी ऑन बैंकिंग सुपरविजन का। ग्लोबल लेवल पे कौन से ऐसे बैंक्स हैं जो कि सिस्टमेटिकली इंपॉर्टेंट हैं, उसको आइडेंटिफाई करने का काम किसका है? बासल कमेटी ऑन बैंकिंग सुपरविजन का। और इस लिस्ट को पब्लिश करने का काम किसका है? फाइनेंशियल स्टेबिलिटी बोर्ड का। बहुत सिंपल, ग्लोबल लेवल पे कौन से ऐसे बैंक्स हैं जो कि सिस्टमेटिकली इंपॉर्टेंट हैं, उनको आइडेंटिफाई करने का काम किसका है? बासल कमेटी ऑन बैंकिंग सुपरविजन का। और उस लिस्ट को पब्लिश करने का काम किसका है? फाइनेंशियल स्टेबिलिटी बोर्ड का। और डोमेस्टिक लेवल पे अगर बात करें तो डोमेस्टिक लेवल पे कौन से ऐसे बैंक्स हैं जो कि सिस्टमेटिकली इंपॉर्टेंट हैं, उनको रिकॉग्नाइज करने का, उनको आइडेंटिफाई करने का काम किसका है? आरबीआई का है। और आरबीआई कैसे आइडेंटिफाई करता है? एक तो आरबीआई ये देखता है कि वो कौन से बैंक्स हैं जिनका एसेट साइज इज मोर देन 2% ऑफ द जीडीपी। वो कौन से बैंक्स हैं जिनका एसेट साइज इज मोर देन 2% ऑफ द जीडीपी। प्लस ये भी देखता है कि बैंक की इंटरकनेक्टेडनेस कैसी है, बैंक का एक्सपेंशन कैसा है, बैंक का इंपैक्ट कितना है इकोनॉमी के ऊपर। ऐसे बहुत सारे फैक्टर्स को कंसिडरेशन में लिया जाता है और उसके बाद आरबीआई डिसाइड करता है कि किस बैंक को डोमेस्टिक लेवल पे सिस्टमेटिकली इंपॉर्टेंट होने का दर्जा देना है। और हमारे कंट्री में आज की डेट में 3 ही बैंक्स ऐसे हैं जो कि डोमेस्टिक लेवल पे सिस्टमेटिकली इंपॉर्टेंट हैं। कौन कौन से हैं? एक है एसबीआई, दूसरा है आईसीआईसीआई और तीसरा है एचडीएफसी बैंक। एसबीआई को ये दर्जा दिया गया 2015 में, आईसीआईसीआई को ये टैग दिया गया 2016 में और एचडीएफसी को ये टैग दिया गया 2017 में। और रिसेंटली ये जो डोमेस्टिक लेवल पे सिस्टमेटिकली इंपॉर्टेंट बैंक्स हैं यही न्यूज़ में थे, बिकॉज रिसेंटली आरबीआई ने एक बार फिर से इस लिस्ट को रिवाइज किया। लेकिन रिवाइज करने के बाद भी आज की डेट में भी हमारे कंट्री में सिस्टमेटिकली इंपॉर्टेंट बैंक्स यही 3 हैं। कौन कौन से? एसबीआई, आईसीआईसीआई और एचडीएफसी। बहुत सिंपल, सिस्टमेटिकली इंपॉर्टेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस कौन से होते हैं? कोई भी ऐसा बैंक, कोई भी ऐसी इंश्योरेंस कंपनी या कोई भी ऐसा अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जो कि अपने आप में इतना बड़ा है कि वो अगर फेल हो गया किसी भी रीज़न की वजह से तो हमारे इकोनॉमी में फाइनेंशियल क्राइसिस देखने को मिलेंगे। ऐसे बैंक को, ऐसे इंश्योरेंस कंपनी को, ऐसे अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को बुलाया जाता है सिस्टमेटिकली इंपॉर्टेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। बैंक्स के कॉन्टेक्स्ट में अगर बात करें तो ग्लोबल लेवल पे कौन सा ऐसा बैंक है जो कि सिस्टमेटिकली इंपॉर्टेंट है, उसको आइडेंटिफाई करने का काम किसका है? बासल कमेटी ऑन बैंकिंग सुपरविजन का। और इस लिस्ट को पब्लिश करने का काम किसका है? फाइनेंशियल स्टेबिलिटी बोर्ड का। और डोमेस्टिक लेवल पे कौन से ऐसे बैंक्स हैं जो कि सिस्टमेटिकली इंपॉर्टेंट हैं, ये कौन रिकॉग्नाइज करता है? आरबीआई रिकॉग्नाइज करता है। 3 ही ऐसे बैंक्स हैं जो कि डोमेस्टिक लेवल पे सिस्टमेटिकली इंपॉर्टेंट हैं। कौन कौन से? एक एसबीआई, दूसरा आईसीआईसीआई और तीसरा एचडीएफसी बैंक। फिर इसके बाद बात आती है कि इंडिया में जितने भी बैंक्स हैं उनको क्रेडिट रेटिंग दी जाती है। बेसिकली देखा जाता है कि बैंक के पास में एसेट क्वालिटी कैसी है,
उसके पास में कैपिटल कितनी है, उसका मैनेजमेंट कैसा है, ऐसे बहुत सारे पैरामीटर्स के ऊपर इंडिया में जितने भी बैंक्स हैं उनको क्रेडिट रेटिंग दी जाती है। कहानी क्या है इसकी, एक कमेटी बनाई गई थी, पद्मनाभन कमेटी। पद्मनाभन कमेटी ये बनाई गई थी 1990s में, और इस कमेटी की रिकमेंडेशंस को फॉलो करते हुए आज की डेट में इंडिया में जितने भी बैंक्स हैं उनको रेट किया जाता है 5 पॉइंट स्केल के ऊपर। ए से लेके ई के बीच में बैंक्स को रेटिंग दी जाती है 5 पॉइंट स्केल के ऊपर। और ये जो क्रेडिट रेटिंग है ये बेस्ड है कैमल्स रेटिंग मॉडल के ऊपर। किस मॉडल के ऊपर, कैमल्स रेटिंग मॉडल के ऊपर। और ये जो कैमल्स है, ये कैमल्स इनिशियल्स हैं उन 6 कंपोनेंट्स के, जिन 6 कंपोनेंट्स को यूज किया जाता है, स्टडी किया जाता है बैंक्स को रेटिंग देने के लिए। C स्टैंड्स फॉर कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो, A स्टैंड्स फॉर एसेट क्वालिटी, M स्टैंड्स फॉर मैनेजमेंट इफेक्टिवनेस, E फॉर अर्निंग, L फॉर लिक्विडिटी एंड S फॉर सिस्टम्स एंड कंट्रोल्स। इन 6 कंपोनेंट्स को स्टडी किया जाता है बैंक्स को रेटिंग देने के लिए, और इसी को बुलाया जाता है कैमल्स रेटिंग मॉडल। बहुत सिंपल सी बातचीत है। फिर इसके बाद बात आती है कि इंडिया में जितने भी बैंकिंग रिफॉर्म्स हुए हैं उन बैंकिंग रिफॉर्म्स के लिए कौन कौन सी इंपॉर्टेंट कमिटीज को कॉन्स्टिट्यूट किया गया है। फटाफट से अपन देख लेते हैं। 2013 में बनाई गई नचिकेत मोर कमेटी। नचिकेत मोर कमेटी कब बनाई गई, 2013 में। क्यों बनाई गई, ये जितने भी स्मॉल बिजनेसेस हैं और लो इनकम हाउसहोल्ड्स हैं उनको कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से फाइनेंशियल सर्विसेज किस तरीके से प्रोवाइड की जा सकती हैं उसको स्टडी करने के लिए बनाई गई नचिकेत मोर कमेटी 2013 में। फिर 2014 में बनाई गई जस्टिस MB शाह कमेटी। जस्टिस MB शाह कमेटी कब बनाई गई, 2014 में। क्यों बनाई गई, ब्लैक मनी को इन्वेस्टिगेट करने के लिए। फिर 2014 में ही बनाई गई PJ नायक कमेटी। PJ नायक कमेटी के बारे में ऑलरेडी हमने पढ़ा हुआ है। क्यों बनाया गया था इसको, जितने भी पब्लिक सेक्टर बैंक्स हैं उनके बोर्ड्स के गवर्नेंस को किस तरीके से इंप्रूव किया जा सकता है इसको स्टडी करने के लिए 2014 में बनाई गई PJ नायक कमेटी। 2016 में बनाई गई शंकराचार्य कमेटी। शंकराचार्य कमेटी, इसके बारे में भी ऑलरेडी हमने पढ़ा हुआ है। नए फाइनेंशियल ईयर की फिजिबिलिटी को स्टडी करने के लिए 2016 में बनाई गई शंकराचार्य कमेटी। फिर 2018 में बनाई गई विमल जलान कमेटी। 2018 में विमल जलान कमेटी बनाई गई। क्यों बनाई गई, RBI के इकोनॉमिक कैपिटल फ्रेमवर्क को स्टडी करने के लिए। और ये जो इकोनॉमिक कैपिटल फ्रेमवर्क है ये अपने आप में इंपॉर्टेंट है, कई बार आपने न्यूज में सुना होगा। अगर सिंपल लैंग्वेज बोलें तो RBI को कितना पैसा या कितना कैपिटल बफर के तौर पर रखना चाहिए ताकि अगर कभी क्राइसिस आए तो उन क्राइसिस से डील किया जा सके, और RBI को कितना पैसा गवर्नमेंट को ट्रांसफर करना चाहिए उस सब के बारे में बात करता है इकोनॉमिक कैपिटल फ्रेमवर्क। इस इकोनॉमिक कैपिटल फ्रेमवर्क को स्टडी करने के लिए 2018 में बनाई गई थी विमल जलान कमेटी। एक बार फिर से देख लेते हैं। 2013 में बनाई गई नचिकेत मोर कमेटी। जो स्मॉल बिजनेसेस हैं और लो इनकम हाउसहोल्ड्स हैं उनको फाइनेंशियल सर्विसेज किस तरीके से प्रोवाइड की जाए इसको स्टडी करने के लिए। 2014 में बनाई गई जस्टिस MB शाह कमेटी, ब्लैक मनी को इन्वेस्टिगेट करने के लिए। 2014 में ही बनाई गई PJ नायक कमेटी, पब्लिक सेक्टर बैंक्स के बोर्ड्स पे गवर्नेंस को किस तरीके से इंप्रूव किया जा सकता है उसको स्टडी करने के लिए। 2016 में बनाई गई शंकराचार्य कमेटी, नए फाइनेंशियल ईयर की फिजिबिलिटी को स्टडी करने के लिए। 2018 में बनाई गई द इंपॉर्टेंट विमल जलान कमेटी, RBI के इकोनॉमिक कैपिटल फ्रेमवर्क को स्टडी करने के लिए। इसके अलावा 2019 में बनाई गई उषा थोराट कमेटी। ये जो ऑफशोर रुपी मार्केट है, इंडिया के बाहर जो इंडियन रुपी पे ट्रेडिंग होती है उस मार्केट को स्टडी करने के लिए 2019 में बनाई गई उषा थोराट कमेटी। 2019 में ही बनाई गई सुरजीत बल्ला कमेटी। और ये सुरजीत बल्ला कमेटी क्यों बनाई गई थी, एलिफेंट बॉन्ड्स के इश्यू को स्टडी करने के लिए। बेसिकली ये जो एलिफेंट बॉन्ड्स हैं इनकी कहानी क्या है, देखो सरकार ब्लैक मनी को रिकवर करना चाह रही थी तो एलिफेंट बॉन्ड्स के तहत एक स्कीम चलाई गई। वो स्कीम क्या कह रही थी कि जितने भी ऐसे लोग हैं जिनके पास में काला धन है, जिनके पास में अनडिस्क्लोज्ड इनकम है, उनको हम एक अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं कि आप अपनी जितनी भी अनडिस्क्लोज्ड इनकम है उसको डिस्क्लोज कर दो, उसकी जानकारी हमें दे दो।
बदले में सरकार आपको पनिश नहीं करेगी, आपके अगेंस्ट में कोई प्यूनिटिव मेजर नहीं लिया जाएगा। होगा क्या कि आपको जितना भी अनडिस्क्लोज्ड इनकम है, आपका जितना भी काला धन है, उसमें से 50% इनकम ली जाएगी और उसको इन्वेस्ट किया जाएगा एलिफेंट बॉन्ड्स में। ऐसे बॉन्ड्स जो कि लॉन्ग टर्म बॉन्ड्स थे, 25 साल के बॉन्ड्स थे, और इस पैसे को लॉन्ग टर्म इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स में डाला जाएगा। इससे दोनों का फायदा हो रहा था कि जो आदमी जिसके पास में काला धन है, अनडिस्क्लोज्ड इनकम है, जिसके ऊपर 24 घंटे ये खतरा है कि कल को मुझे पुलिस पकड़ सकती है, उसको अपॉर्चुनिटी मिल रही थी कि बिना कोई सजा के आपको मौका मिल रहा है कि आप अपनी इनकम को डिस्क्लोज कर सकते हो। और सरकार को क्या फायदा हो रहा था कि काला धन जिसके बारे में जानकारी नहीं थी, एटलीस्ट उसका 50% सरकार यूज कर रही थी 25 साल तक के लिए अपने इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स को डेवलप करने के लिए। तो मतलब एक तरीके से जो हमारी ओवरऑल इकोनॉमी है वो क्लीन हो रही थी इन एलिफेंट बॉन्ड्स के थ्रू। इस इश्यू को स्टडी करने के लिए 2019 में बनाई गई थी सुरजीत बल्ला कमेटी। 2019 में ही बनाई गई थी वीजे कनन कमेटी। वीजे कनन कमेटी क्यों बनाई गई थी? एटीएम इंटरचेंज फी स्ट्रक्चर को स्टडी करने के लिए। एटीएम इंटरचेंज फी क्या होती है? जैसे मेरे पास पीएनबी का एटीएम है और अगर मैं एसबीआई के एटीएम से पैसा निकालूंगा तो मेरे बैंक को, एसबीआई को, एक एटीएम इंटरचेंज फी देनी होगी। इस स्ट्रक्चर को स्टडी करने के लिए 2019 में बनाई गई थी वीजे कनन कमेटी। 2019 में ही बनाई गई थी तपन रे कमेटी। कोर इन्वेस्टमेंट कंपनीज जिनके बारे में ऑलरेडी हमने पढ़ा हुआ है, इनके रेगुलेटरी फ्रेमवर्क को स्टडी करने के लिए बनाई गई थी तपन रे कमेटी। कब? 2019 में। नंदन नीलेकानी कमेटी बनाई गई थी 2019 में, अपने आप में बहुत चर्चा में रही थी। डिजिटल पेमेंट्स को और किस तरीके से बढ़ाया जा सकता है उसको स्टडी करने के लिए 2019 में नंदन नीलेकानी कमेटी बनाई गई थी। फिर 2020 में पीके मोंटी कमेटी बनाई गई थी। ये जो पीके मोंटी कमेटी है, इसको काम क्या दिया गया था? जितने भी इंडियन प्राइवेट सेक्टर बैंक्स हैं उनकी ओनरशिप गाइडलाइंस को रिव्यू करने के लिए, उनके कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर को रिव्यू करने के लिए 2020 में ही दीपक पाठक कमेटी बनाई गई थी। ये जो कॉन्टेक्टलेस ट्रांजैक्शन होता है क्यूआर कोड्स के थ्रू, उसको स्टडी करने के लिए। और अभी 2024 में, ये मुझे याद आ गई तो मैंने लिख दी है, दिसंबर में बनाई गई है शायद, पुष्पक भट्टाचार्य कमेटी। ये जो पुष्पक भट्टाचार्य कमेटी है, इसको क्यों बनाया गया है? फाइनेंशियल सेक्टर में किस तरीके से एआई फ्रेमवर्क को कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से, एथिकल तरीके से यूज किया जा सकता है, उसको स्टडी करने के लिए बनाई गई है पुष्पक भट्टाचार्य कमेटी। कब? 2024 में। एक बार फिर से देख लेते हैं। 2019 में उषा थोराट कमेटी बनाई गई। ऑफशोर रुपी मार्केट को स्टडी करने के लिए उषा थोराट कमेटी को बनाया गया 2019 में। 2019 में ही सुरजीत बल्ला कमेटी को बनाया गया। एलिफेंट बॉन्ड्स के इश्यू को स्टडी करने के लिए, ब्लैक मनी को रिकवर करने के लिए सुरजीत बल्ला कमेटी को बनाया गया। 2019 में ही वीजे कनन कमेटी को बनाया गया एटीएम इंटरचेंज फी स्ट्रक्चर को स्टडी करने के लिए। 2019 में ही तपन रे कमेटी को बनाया गया कोर इन्वेस्टमेंट कंपनी के रेगुलेटरी फ्रेमवर्क्स को स्टडी करने के लिए। फिर 2019 में ही नंदन नीलेखानी कमेटी को बनाया गया डिजिटल पेमेंट्स के और किस तरीके से बढ़ाया जा सकता है उसको स्टडी करने के लिए। 2020 में पीके मोंटी कमेटी को बनाया गया इंडियन प्राइवेट सेक्टर बैंक जितने भी हैं उनकी ओनरशिप गाइडलाइंस को रिव्यू करने के लिए। 2020 में ही दीपक पाठक कमेटी को बनाया गया कॉन्टेक्टलेस ट्रांजैक्शन को स्टडी करने के लिए, उनके लिए क्यूआर कोड्स का जो यूज है उसको स्टडी करने के लिए बनाई गई दीपक पाठक कमेटी। और 2024 में अभी रिसेंटली पुष्पक भट्टाचार्य कमेटी बनाई गई है फाइनेंशियल सेक्टर में एआई फ्रेमवर्क को किस तरीके से कॉम्प्रिहेंसिवली, एथिकली यूज किया जा सकता है उसको स्टडी करने के लिए बनाया गया है। अब देखो, कमेटीज तो काफी सारी हैं, और भी कमेटीज हैं। मैं ये रिकमेंड करूंगा कि एक तो जो रीसेंट न्यूज में है पिछले 1-2 साल में जिनके ऊपर ज्यादा फोकस किया गया है 3 साल में, उनको थोड़ा ढंग से पढ़ लो। दूसरा, ये ऐसी कमेटीज हैं जिनके बारे में आपको बेसिक आइडिया होना चाहिए, मतलब एक लाइन में ही यहाँ पे लिखा हुआ है, एक लाइन में ही आपको याद होना चाहिए। ऐसा मत करना कि बहुत ही रटने बैठ जाओ, बहुत सारा टाइम वेस्ट कर दो, उतना टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। लेकिन हाँ, 2-4 बार रिवाइज करो, उस रिवीजन में जितना याद हो जाए, जितना भी याद हो जाए उतना याद कर लो। कुछ तो दिमाग में सेट हो ही जाएगा। कुछ 1-2 कमेटीज हैं जो कि छूट जाएंगी, तो कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस अगर देखोगे तो वो जो 1-2 छूट गई हैं उनको छूटे रहने देना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अच्छा, हम आगे बढ़ें उससे पहले वीडियो पे लाइक के बटन को दबा दो। लाइक दबाना जरूरी है बिकॉज यूट्यूब ऐसे ही फंक्शन करता है
जब आप वीडियो पर लाइक के बटन को दबाते हो तो यूट्यूब वीडियो को कंसिडर करता है और थोड़ा सा पुश कर देता है, तो लाइक का बटन दबा दो, शेयर कर दो अपने सोशल मीडिया हैंडल्स पे, व्हाट्सएप वगैरह पे अपने फ्रेंड्स को, जो भी लोग इसमें इंटरेस्टेड हैं, इससे रिलेटेड पढ़ाई कर रहे हैं, उनको शेयर कर दो। और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दो। हो सकता है आपको थोड़ा बहुत म्यूज़िक की आवाज़ आ रही हो, बिकॉज मेरे पड़ोस के घर में ही शादी है, तो अब रहेगा 2-4 दिन तो ये म्यूज़िक वाला माहौल। और अब तो शादियों का सीज़न है तो थोड़ा बहुत तो आवाज़ आ ही सकती है, बट कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ी बहुत आवाज़ आएगी, एंजॉय कर लेना, कोई परेशानी नहीं है। अच्छा, फिर इसके बाद बात आती है फाइनेंशियल इंक्लूजन के बारे में। फाइनेंशियल इंक्लूजन क्या होता है आप अपने हिसाब से भी लिख सकते हो, लेकिन 2008 में फाइनेंशियल इंक्लूजन के ऊपर एक कमेटी बनाई गई थी और इस कमेटी ने फाइनेंशियल इंक्लूजन को डिफाइन करते हुए कहा कि ये एक ऐसी प्रोसेस है जिसके थ्रू ये एंश्योर किया जाता है कि सभी को फाइनेंशियल सर्विसेज मिलें। और सभी को फाइनेंशियल सर्विसेज मिले इससे मतलब क्या है? देखो, जो अमीर आदमी है या जो समृद्ध आदमी है उसको तो फाइनेंशियल सर्विसेज, उसको तो बैंकिंग सर्विसेज मिल ही रही हैं। ज़रूरी क्या है कि जो वल्नरेबल ग्रुप्स हैं, जो पिछड़े हुए वर्ग हैं, जो गरीब लोग हैं, जो रूरल एरियाज में रह रहे लोग हैं, जो रिमोट एरियाज में रह रहे लोग हैं, ऐसे लोग जिनका एजुकेशन लेवल उतना हाई नहीं है, उनको टाइमली मैनर में और उनको एडिक्वेट क्रेडिट मिले, लोन मिले, सारी फाइनेंशियल सर्विसेज मिले और ये जो क्रेडिट है ये अफोर्डेबल कॉस्ट पे मिले। जब हम ये एंश्योर करते हैं तो हम कहते हैं कि हमने फाइनेंशियल इंक्लूजन किया है। डेफिनेशन आप अपने हिसाब से लिख सकते हो, दिमाग में सिर्फ इतना बिठाना है कि भैया सभी लोगों को, चाहे वो किसी भी एरिया में रहता हो, चाहे उसका एजुकेशन लेवल कुछ भी हो, सभी लोगों को जब फाइनेंशियल सर्विसेज मिलती हैं और टाइमली और एडिक्वेट मैनर में क्रेडिट मिलता है एट एन अफोर्डेबल कॉस्ट, तो उसको कहा जाता है फाइनेंशियल इंक्लूजन। और फाइनेंशियल इंक्लूजन की इंपॉर्टेंस क्या है? यूनाइटेड नेशन के जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं 2030 के, यूनाइटेड नेशन ये कहता है कि उन सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स में से कम 7 गोल्स को पूरे तरीके से अचीव करने के लिए फाइनेंशियल इंक्लूजन का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। तो आप इंपॉर्टेंस देख सकते हो फाइनेंशियल इंक्लूजन की। वर्ल्ड बैंक के अपने एजेंडा में ये कहा गया है कि हमें यूनिवर्सल फाइनेंशियल एक्सेस को अचीव करना है 2020 तक। तो इतने बड़े बड़े इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस ये कह रहे हैं कि फाइनेंशियल इंक्लूजन अपने आप में इंपॉर्टेंट है। और ये जो यूनाइटेड नेशन कह रहा है, ये जो वर्ल्ड बैंक कह रहा है, ये आपको पता होना चाहिए। बिकॉज अगर कभी फाइनेंशियल इंक्लूजन पर लिखने के लिए क्वेश्चन आ गया तो जब आप बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस का, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस का नाम कोट करते हो तो आपके आंसर में थोड़ी वेटेज आती है। बाकी फाइनेंशियल इंक्लूजन क्या होता है, जो भी मेंस लिख रहा है उसको पता है कि क्या होता है, लेकिन अगर आप यूनाइटेड नेशंस की बात करोगे, अगर आप वर्ल्ड बैंक की बात करोगे, तो सामने वाले को पता चलेगा कि हाँ यार, वेल रेड इंसान है, जानकारी है इसको चीज़ों की। तो इन दोनों चीज़ों को याद रख लेना। अच्छा, फाइनेंशियल इंक्लूजन के फायदे क्या होते हैं? अगर मोटा मोटा लेवल पे देखें तो एक कल्चर ऑफ सेविंग्स और एक फाइनेंशियल सेफ्टी का जो दौर है वो प्रमोट होता है। भाई, जब फाइनेंशियल सर्विसेज प्रोवाइड की जाएंगी, जब बैंकिंग सर्विसेज प्रोवाइड की जाएंगी, जब लोगों को फाइनेंशियली इंक्लूड किया जाएगा, फाइनेंशियल इंक्लूजन किया जाएगा, तो लोग सेविंग्स करेंगे, फिर तो बैंक सर्विसेज का यूज़ करेंगे, अपना जो बचा कुचा पैसा है उसको डिपॉजिट करेंगे बैंक में। और जब बैंक के पास में सेविंग्स आएंगी तो वो फायदा है, बिकॉज बैंक आगे लोन के तौर पर पैसा देगा, वो जो लोन का पैसा है वो कहीं पर इन्वेस्ट होगा और उससे ग्रोथ होगी। तो एक कल्चर ऑफ सेविंग्स प्रमोट होता है, फाइनेंशियल सेफ्टी का प्रमोशन होता है। घर में रखा हुआ पैसा या किसी आदमी को आपने रखने के लिए दे दिया पैसा, वो अनसेफ है, बैंक में रिलेटिवली ज़्यादा सेफ है। और जब फाइनेंशियल इंक्लूजन होता है तो पैसा घूमता है, पैसा घूमता है तो मल्टीप्लायर इफेक्ट देखने को मिलता है इकोनॉमी पे। और मल्टीप्लायर इफेक्ट कितना इंपॉर्टेंट है हमने इसी चैप्टर में पढ़ा है। पॉवर्टी एलिवेशन देखने को मिलता है, जब लोग पास में फाइनेंशियल सर्विसेज प्रोवाइड की जाएंगी, फाइनेंशियल इंक्लूजन होगा, तो जो गरीब से गरीब आदमी है उसकी जितनी भी सेविंग्स हैं वो कहाँ रखेगा? बैंक में रखेगा। बैंक उस पैसे को लोन के तौर पर आगे घुमाएगा और जब लोन के तौर पर पैसा घुमाया जाएगा तो उस एरिया में इन्वेस्टमेंट होगा। इन्वेस्टमेंट होगा तो नए नए जॉब्स का क्रिएशन होगा। लोग हो सकता है अपना सेल्फ एम्प्लॉयमेंट भी करें, हो सकता है अपनी छोटी डेयरी खोल लें, हो सकता है अपना कोई फिशरीज का प्लांट खोल लें, हो सकता है कोई हनी बीइंग करना शुरू कर दे। तो ऐसे छोटे छोटे कामकाज करना शुरू कर देंगे लोग, जिसकी वजह से पॉवर्टी का एलिवेशन भी होगा। फिर फाइनेंशियल इंक्लूजन होने का मतलब क्या है कि लोगों को चीप और फॉर्मल क्रेडिट का सोर्स है। अब देखो, गांव में जहां पे बैंकिंग सर्विसेज नहीं है वहां पे आज भी क्या होता है कि जो गरीब आदमी है, जिसके पास में एक्सेस नहीं है बैंकिंग सर्विसेज की, जिसको जानकारी नहीं है बैंकिंग सर्विसेज की, फाइनेंशियल सिस्टम की, वो क्या करेगा?
वो अपने गांव के सेठ जी के पास में, भौरे जी के पास में जाएगा और उनसे पैसे लेगा उधारी पे, और वो जो पैसा है वो बड़ा रिस्की है, उस पर हाई इंटरेस्ट रेट चार्ज किया जाएगा। और वो जो सेठ जी हैं उनका नेचर कैसा है, वो उनके ऊपर डिपेंड करता है कि पैसा वो वापस करे, मतलब वो जो चीज़ मॉर्टगेज के तौर पे ली, उन्होंने कोलेट्रल के तौर पे ली, उसको वापस देंगे भी या नहीं देंगे। पुरानी पिक्चरों में आपने खूब देखा होगा, आज भी चलता है ये गाँव के एरिया में। लेकिन बैंक में वो सब नहीं होता है। बैंक में इंटरेस्ट रेट भी चीप होगा और फॉर्मल सिस्टम है। और फिर फाइनेंशियल इंक्लूजन का और क्या फ़ायदा है, जेंडर इक्वेलिटी प्रमोट होती है। विमेंस का जो इकोनॉमिक एम्पावरमेंट है उसके ऊपर भी फोकस किया जाता है, तो जेंडर इक्वेलिटी प्रमोट होती है। ये जो बेनिफिट्स हैं, ये बेनिफिट्स भी ऐसे हैं कि अगर आपको इकोनॉमी समझ में आती है तो आप खुद से लिख सकते हो। सेविंग्स प्रमोट होती हैं, पॉवर्टी एलिवेशन होता है, जॉब क्रिएशन होता है। ये जो फाइनेंशियल इंक्लूजन है इसका मल्टीप्लायर इफेक्ट होता है। जब फाइनेंशियल इंक्लूजन होता है तो लोगों को चीप और फॉर्मल क्रेडिट मिलता है, विमेंस का एम्पावरमेंट होता है, इकोनॉमिक एम्पावरमेंट होता है, जेंडर इक्वेलिटी देखने को मिलती है। अच्छा, हमारे कंट्री में फाइनेंशियल इंक्लूजन के लिए क्या क्या एफर्ट्स लिए गए हैं, और जब से हमें आज़ादी मिली तभी से अलग अलग सरकारें ये कोशिश कर रही हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को फाइनेंशियल इंक्लूजन किया जाए। जैसे 1956 में पहली बार लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज का नेशनलाइजेशन किया गया, ताकि जो गरीब से गरीब आदमी है उसको भी लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज की फैसिलिटी मिल सके। 1972 में जनरल इंश्योरेंस कंपनीज का भी नेशनलाइजेशन कर दिया गया। और नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक्स के बारे में तो पूरा डिटेल में हमने पढ़ा है, 1969 में किया गया और फिर 1980 में भी किया गया। तो शुरू से ही सरकारें कोशिश कर रही हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा फाइनेंशियल इंक्लूजन किया जाए, ज़्यादा से ज़्यादा जो फाइनेंशियल सर्विसेज हैं वो सभी लोगों को, गरीब से गरीब इंसान तक को प्रोवाइड की जाए। 1969 में एक लीड बैंक स्कीम चलाई गई थी। लीड बैंक स्कीम नाम से ही क्लियर है, बेसिकली एक किसी बैंक को लीड बैंक का दर्जा दे दिया जाता है, लीड रोल दे दिया जाता है एक डिस्ट्रिक्ट में। कोई भी, चाहे प्राइवेट बैंक हो चाहे पब्लिक बैंक हो, किसी एक बैंक को एक पूरे डिस्ट्रिक्ट की जिम्मेदारी दे दी जाती है। एक पूरे डिस्ट्रिक्ट में उस बैंक को, उस ब्रांच को लीड रोल दे दिया जाता है। देश भर में जितने भी डिस्ट्रिक्ट्स हैं उन सब डिस्ट्रिक्ट्स में एक लीड बैंक है। और ये लीड बैंक होता क्या है, ये लीड बैंक उस डिस्ट्रिक्ट में सभी बैंक्स का लीडर है। ये जो लीड बैंक है ये उस डिस्ट्रिक्ट में सभी बैंक्स के साथ में कोऑर्डिनेट करता है और देखता है कि वो जो डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पे लोगों को क्रेडिट मिले, सस्ते दर पे मिले, और ये जो क्रेडिट है, ये जो लोन है, ये प्रायोरिटी सेक्टर को ज़्यादा दिया जाए। मतलब उस सेक्टर में, उस डिस्ट्रिक्ट में फाइनेंशियल सर्विसेज सभी लोगों को मिलें, सभी लोगों का फाइनेंशियल इंक्लूजन हो, उसके लिए ये काम करता है लीड बैंक। आरबीआई डिसाइड करता है कि किसी डिस्ट्रिक्ट में कौन सा बैंक लीड बैंक कहलाएगा। ये जो लीड बैंक होता है ये फंक्शन करता है सर्विस एरिया अप्रोच के बेसिस पे। सर्विस एरिया अप्रोच, इस अप्रोच को इंट्रोड्यूस किया गया था 1989 में। इसको रिव्यू किया गया 2004 में आरबीआई के द्वारा। और ये जो सर्विस एरिया अप्रोच होती है ये सभी शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स और रीजनल रूरल बैंक्स के ऊपर अप्लाई होती है। सर्विस एरिया अप्रोच के तहत बेसिकली होता ये है कि कोई भी बैंक किसी भी रूरल एरिया में, किसी भी सेमी रूरल एरिया में जाके क्रेडिट दे सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और कोई भी इंसान किसी भी ब्रांच, किसी भी बैंक के पास जाके क्रेडिट मांग सकता है, लोन मांग सकता है। फिर देखा जाएगा कि भैया आप अगर कंडीशंस को मैच कर रहे हो तो आपको लोन दे दिया जाएगा, अगर नहीं कर रहे हो तो नहीं दिया जाएगा। लेकिन हाँ, फ्रीडम है कि कोई भी बैंक किसी भी रूरल एरिया में, सेमी रूरल एरिया में जाके क्रेडिट दे सकता है, लोन दे सकता है, फाइनेंशियल सर्विसेज दे सकता है। और कोई भी इंसान किसी भी ब्रांच में जाके क्रेडिट के लिए अप्लाई कर सकता है। अच्छा, काफ़ी पुरानी स्कीम है, इसके बारे में एक बार प्रीलिम्स में पूछा भी गया है, तो बेसिक तौर पे याद रख लो। 1969 में चलाई गई लीड बैंक स्कीम, नाम से क्लियर है कि हर एक डिस्ट्रिक्ट के लिए एक बैंक को लीड रोल दे दिया जाता है। और वो जो लीड बैंक होता है वो इंश्योर करता है कि उस डिस्ट्रिक्ट में सभी फाइनेंशियल सर्विसेज प्रोवाइड की जाएं, सबका फाइनेंशियल इंक्लूजन हो। कौन सा बैंक लीड बैंक होगा ये कौन डिसाइड करता है, आरबीआई डिसाइड करता है। आजकल, मतलब आज की डेट में अगर देखें तो हमारे कंट्री में ज़्यादातर डिस्ट्रिक्ट्स में एसबीआई जो है वो है लीड बैंक, सबसे बड़ा बैंक भी है, तो उस लिहाज से भी ये इंपॉर्टेंट हो गया। 1995 में बैंकिंग ओम्बड्समैन की शुरुआत की गई। बैंकिंग सेक्टर को लेके
बैंक कस्टमर्स की जो भी कंप्लेंट्स हुआ करती थी उनको रिव्यू करने के लिए, उनको सुनने के लिए 1995 में शुरुआत की गई बैंकिंग ओम्बड्समैन की। ये जो बैंकिंग ओम्बड्समैन होता है, इस इंसान को अपॉइंट कौन करता है? आरबीआई अपॉइंट करता है। और ये जो बैंकिंग ओम्बड्समैन की फैसिलिटी है, मतलब बैंक कस्टमर्स जो कंप्लेन कर सकते हैं इस बैंकिंग ओम्बड्समैन को, वो किस किस के ऊपर एप्लीकेबल है? सभी कमर्शियल बैंक्स के ऊपर, सभी रीजनल रूरल बैंक्स के ऊपर और सभी शेड्यूल्ड प्राइमरी कोऑपरेटिव बैंक्स के ऊपर। अच्छा, कंप्लेन करने के लिए कस्टमर को कोई फीस नहीं देनी होती है, लेकिन ये जो बैंकिंग ओम्बड्समैन ऑर्डर पास करता है ये किसी भी पार्टी के ऊपर बाइंडिंग नहीं होता है और इसके ऑर्डर के अगेंस्ट में अपील की जा सकती है अपीलेट अथॉरिटी के सामने जाके। लेकिन हाँ, इंपॉर्टेंट तो है ही कि 1995 में पहली बार ये फैसिलिटी भी प्रोवाइड की गई कि अगर किसी भी बैंक के कस्टमर को कोई भी कंप्लेन है अपने बैंक के अगेंस्ट में, उसकी सर्विसेज के अगेंस्ट में, उसके ऑफिशियल्स के अगेंस्ट में, तो वो कंप्लेन फाइल कर सकता है बैंकिंग ओम्बड्समैन के सामने। बैंकिंग ओम्बड्समैन को अपॉइंट करने का काम किसका है? आरबीआई का है। कंप्लेन के लिए कोई भी फीस आपसे नहीं ली जाएगी। किस पे एप्लीकेबल है? सभी कमर्शियल बैंक्स, सभी रीजनल रूरल बैंक्स और शेड्यूल्ड प्राइमरी कोऑपरेटिव बैंक्स के ऊपर। ये बेसिक सी बातचीत है, आपको अच्छे से शॉर्ट नोट्स बनाने हैं, एक दो बार रिवाइज करनी है। अच्छा, फिर इसके बाद ये सवाल आता है कि रीसेंट टाइम्स में फाइनेंशियल इंक्लूजन को इंप्रूव करने के लिए क्या क्या इनिशिएटिव्स लिए गए हैं। बहुत सारे स्कीम्स को चलाए गए ये इंश्योर करने के लिए कि फाइनेंशियल इंक्लूजन को इंप्रूव किया जा सके, ये इंश्योर करने के लिए कि रिमोट से रिमोट एरिया में सभी लोगों को बेसिक लेवल की फाइनेंशियल सर्विसेज प्रोवाइड की जा सकें। कौन कौन से इनिशिएटिव्स हैं? एक चलाई गई प्रधानमंत्री जन धन योजना। प्रधानमंत्री जन धन योजना, इसके बारे में फॉर श्योर आपने सुना होगा। कब चलाई गई? 2014 में चलाई गई। और ये जो प्रधानमंत्री जन धन योजना है ये नेशनल मिशन है हमारा फाइनेंशियल इंक्लूजन का। बेसिकली रिमोट से रिमोट एरिया में बेसिक लेवल की फाइनेंशियल सर्विसेज सभी को मिल सकें, उसके लिए चलाया गया इस प्रधानमंत्री जन धन योजना को। कब चलाया गया? 2014 में चलाया गया। और प्रधानमंत्री जन धन योजना के तहत अब तक लगभग 34 करोड़ अकाउंट्स को खोला जा चुका है। तो प्रधानमंत्री जन धन योजना अपने आप में बेहद सक्सेसफुल है। दूसरा चलाया गया प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना को। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, इसके तहत 1 साल का एक्सीडेंटल डेथ कम डिसेबिलिटी बीमा आपको मिलता है 2 लाख रुपए तक का। और ये रिन्यूएबल है। रिन्यूएबल है इसका मतलब क्या है कि इसको ईयर ऑन ईयर बेसिस पर रिन्यू किया जा सकता है। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के तहत 1 साल तक अगर एक्सीडेंट की वजह से आपकी डेथ हो जाती है या कोई डिसेबिलिटी आपको हो जाती है तो आपको बीमा मिलता है 2 लाख रुपए तक का। ये जो प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना है ये यूजुअली फोकस करती है अनऑर्गेनाइज सेक्टर के ऊपर। और इस प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के तहत किस एज ग्रुप के लोग एलिजिबल हैं? 18 से 70 साल तक की उम्र तक के लोग एलिजिबल हैं। और प्रीमियम कितना है? बहुत सस्ता, सिर्फ 12 रुपए पर एनम पर सब्सक्राइबर देना है। सिर्फ 12 रुपए आपको देने हैं इस प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना में एनरोल होने के लिए। और बदले में आपको 1 साल तक के लिए एक्सीडेंटल डेथ कम डिसेबिलिटी बीमा मिलता है। कितने रुपए तक का? 2 लाख रुपए तक का। ये जो प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना है इसको एडमिनिस्टर कौन करता है? पब्लिक सेक्टर जनरल इंश्योरेंस कंपनीज इसको एडमिनिस्टर करती हैं। फिर इसके बाद बात आती है प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, इसके तहत 1 साल तक का लाइफ इंश्योरेंस आपको मिलता है 2 लाख रुपए की कवर का। 1 साल तक का लाइफ इंश्योरेंस आपको मिलता है 2 लाख रुपए तक कवर करता है। और यह भी रिन्यूएबल है। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, इसमें किस एज ग्रुप के लोग एलिजिबल हैं? 18 से 50 साल तक की उम्र तक के लोग एलिजिबल हैं। और इसमें प्रीमियम क्या है? बहुत सस्ता, सिर्फ 330 रुपए पर एनम पर सब्सक्राइबर आपको देने होते हैं। सिर्फ 330 रुपए सालाना आपको देने होते हैं और बदले में आपको 1 साल तक का लाइफ इंश्योरेंस मिलता है 2 लाख रुपए तक का। और ये जो प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना है इसको एडमिनिस्टर कौन करता है? इसको एडमिनिस्टर करती है LIC। फिर अटल पेंशन योजना, अटल पेंशन योजना ये भी अपने आप में बेहद पॉपुलर है, फॉर श्योर आपने सुना होगा। इसके तहत 18 से 40 साल तक की उम्र तक के लोग एनरोल कर सकते हैं। और होता क्या है कि जो लोग एनरोल करते हैं उनको 60 साल की उम्र के बाद
एक फिक्स्ड मंथली पेंशन मिलती है बिटवीन द रेंज ऑफ 1000 to 5000 रुपीज। और एग्जैक्टली कितनी मिलेगी वो डिपेंड करता है कि आपने ओवर द ईयर्स इस अटल पेंशन योजना में कितना कंट्रीब्यूशन किया है। अटल पेंशन योजना जो है वो भी अनऑर्गेनाइज सेक्टर के ऊपर फोकस करती है और इसके तहत क्या कहा जा रहा है कि 18 से 40 साल तक की उम्र के लोग इसमें एनरोल कर सकते हैं और जब वो 60 साल के हो जाएंगे तो उनको एक फिक्स्ड मंथली पेंशन मिलेगी 1000 से 5000 रुपए के बीच में। कितनी मिलेगी एग्जैक्टली वो डिपेंड करेगा कि ओवर द ईयर्स आपने इस योजना में कितना कंट्रीब्यूशन किया है। इस अटल पेंशन योजना को एडमिनिस्टर करने का काम किसका है? पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी, PFRDA, पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी। देखो बहुत बेसिक तौर पर ही इनको याद रखना। प्रधानमंत्री जनधन योजना कब चलाई गई? 2014 में चलाई गई। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, इसका काम क्या है? 1 साल के लिए एक्सीडेंटल डेथ कम डिसेबिलिटी कवर मिलता है आपको 2 लाख रुपए तक का। किस एज ग्रुप के लोग एलिजिबल हैं? 18 से 70 साल तक की उम्र के लोग एलिजिबल हैं। प्रीमियम कितना देना होता है? सिर्फ 12 रुपए पर एनम। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, इसके तहत 1 साल तक आपको लाइफ इंश्योरेंस कवर मिलता है 2 लाख रुपए तक का। किस एज ग्रुप के लोग एलिजिबल हैं? 18 से 50 साल तक की उम्र के लोग एलिजिबल हैं। प्रीमियम कितना मिलता है? 330 रुपए। कौन एडमिनिस्टर करता है इस प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना को? LIC एडमिनिस्टर करता है। अटल पेंशन योजना, 18 से 40 साल तक की उम्र तक के लोग इसमें एनरोल कर सकते हैं और उनको 60 साल की उम्र होने के बाद एक फिक्स्ड मंथली पेंशन मिलेगी 1000 से 5000 रुपए के बीच में। कितनी मिलेगी वो डिपेंड करेगा कि उन्होंने ओवर द ईयर्स कितना कंट्रीब्यूशन किया है इस अटल पेंशन योजना में। एडमिनिस्टर कौन करता है इसको? पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी। फिर इसके बाद एक है प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, मुद्रा बैंक्स के बारे में हमने पढ़ा था। फिर एक है प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, इसको लाया गया 2015 में। ये जितने भी छोटे छोटे माइक्रो एंटरप्रेन्योर्स होते हैं उनको अप टू 10 लाख रुपए तक की फंडिंग मिलती है इस प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत। MSMEs के डेवलपमेंट के लिए, उनके फाइनेंशियल इंक्लूजन के लिए क्या किया गया है? एक मिशन चलाया गया, नेशनल मिशन फॉर कैपेसिटी बिल्डिंग ऑफ बैंकर्स फॉर फाइनेंसिंग MSME सेक्टर। और नाम से क्लियर है इसका काम, नेशनल मिशन फॉर कैपेसिटी बिल्डिंग ऑफ बैंकर्स फॉर फाइनेंसिंग MSME सेक्टर। बेसिकली इसमें बैंकर्स को ट्रेन किया जाता है ताकि ये जो MSME सेक्टर से रिलेटेड क्रेडिट का इश्यू है, पैसे का इश्यू है, लोन का इश्यू है, उससे वो बेहतर तरीके से डील कर सकें। एग्रीकल्चर के फाइनेंशियल इंक्लूजन के लिए क्या किया गया है? बहुत सारी चीजें। एक तो सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, ये जो एग्रीकल्चर है ये प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग का पार्ट है, ये हमें पता भी है और प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग के बारे में हम पढ़ेंगे भी। दूसरा, जितने भी छोटे छोटे और मार्जिनल फार्मर्स हैं उनको लगभग 1.6 लाख रुपीस तक का लोन कोलेट्रल फ्री मिलता है, मतलब उनको कोई भी चीज गिरवी नहीं रखनी होती है इस 1.6 लाख रुपीस तक के लोन के लिए। किसान क्रेडिट कार्ड सिस्टम, इसको इंट्रोड्यूस किया गया था 1998 में। इस किसान क्रेडिट कार्ड के थ्रू सस्ते दरों पे फार्मर्स को लोन मिलता है। और अभी ये जो KCC है इसको एक्सटेंड कर दिया गया है एनिमल हस्बेंड्री के लिए और फिशरीज के लिए भी। स्मॉल फाइनेंस बैंक्स और पेमेंट्स बैंक, इनके बारे में हमने पढ़ाई है और इनका रोल हमें पता ही है फाइनेंशियल इंक्लूजन में क्या है। इनको लाइसेंस कब दिया गया? 2015 में दिया गया। इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक, इनको इंट्रोड्यूस किया गया 2018 में। और ये जो पोस्ट ऑफिसेज हैं, ये जो डाकिये होते हैं, ये जो ग्राम सेवक्स होते हैं, इन्होंने भी बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है फाइनेंशियल इंक्लूजन में। आधार कार्ड का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है और आधार कार्ड की वजह से एक बढ़िया चीज क्या हुई है कि जो डुप्लीकेशन की प्रॉब्लम हुआ करती थी, जो करप्शन की प्रॉब्लम हुआ करती थी, उसको एलिमिनेट कर दिया गया है और अब सीधे सीधे डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर किया जा सकता है जो भी इंसान एलिजिबल है उसके अकाउंट में। ये कैसे पॉसिबल हो पाया? आधार कार्ड के थ्रू। जैम ट्रिनिटी बड़ी इंपॉर्टेंट है, जनधन, आधार और मोबाइल। इसने भी जैसे जैसे लोगों के हाथ में मोबाइल गया है, जनधन, आधार वगैरह मिला है उनको, तो फिर इसकी वजह से भी फाइनेंशियल इंक्लूजन हुआ है। अभी रिसेंटली महिला सम्मान सेविंग सर्टिफिकेट, महिला सम्मान सेविंग सर्टिफिकेट, ये एक स्मॉल सेविंग्स स्कीम है और एक्सक्लूसिवली फीमेल इन्वेस्टर्स के लिए है। इसे 2023 के बजट में इंट्रोड्यूस किया गया। इसके तहत क्या हो सकता है, जितनी भी विमेन्स हैं वो अपने लिए मिनिमम इन्वेस्टमेंट कर सकती हैं 1000 रुपए का और मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट कर सकती हैं 2 लाख रुपए तक का। मतलब
आपने महिला सम्मान सेविंग सर्टिफिकेट के तहत अपना अकाउंट खुलवाया, किसी भी विमेन ने। अगर किसी छोटी बच्ची का अकाउंट खुलवाना है तो उसकी मदर या उसके फादर खुलवा सकते हैं, और इस अकाउंट में आप कम से कम 1000 रुपए डाल सकते हो, इन्वेस्ट कर सकते हो, और ज़्यादा से ज़्यादा 2 लाख रुपए डाल सकते हो, 2 लाख रुपए इन्वेस्ट कर सकते हो। एक बार आपने पैसा डाल दिया, ये जो पैसा है ये 2 साल तक के लिए लॉक हो जाएगा। मतलब 2023 में इस स्कीम को चलाया गया था और 31 मार्च 2025 तक इसको चलाया जाना है। मतलब ये 31 मार्च 2025 तक ये स्कीम खुली हुई है। अभी 2 साल के लिए खुली हुई है, बाद में अगर एक्सटेंड करेंगे तो कर देंगे, लेकिन अभी तक स्थिति यही है। तो अगर आपने जितना भी इन्वेस्टमेंट किया है उसके अकॉर्डिंग 2 साल तक आपका अकाउंट वो खुला रहेगा, और 2 साल तक उस इन्वेस्टमेंट के ऊपर आपको इंटरेस्ट रेट मिलेगा 7.5% पर एनम, जिसको एनुअली कंपाउंड भी किया जाएगा। अब आप सोचोगे कि यार पोस्ट ऑफिसेज वगैरह में फिक्स डिपॉजिट भी तो होता है, एफडी भी तो होता है, तो एफडी के तहत ही डाल देंगे। अगर हमें 2 लाख रुपए डालने होंगे या 1 लाख रुपए डालना होगा, वहां पे भी हमें 2 साल के बाद पैसा मिल जाएगा, कभी भी निकाल सकते हैं उस पैसे को। लेकिन फर्क है, एफडी में जो आपको इंटरेस्ट मिलता है वो सिर्फ 7% का मिलता है। यहाँ पे जो इंटरेस्ट रेट मिल रहा है महिला को वो कितना मिल रहा है, 7.5% मिल रहा है। तो 0.5% इंटरेस्ट रेट भी ज्यादा है। और दूसरा, ऐसा भी नहीं है कि इस पैसे को निकाला ही नहीं जा सकता, निकाला जा सकता है, लेकिन अगर आप पहले निकालोगे तो फिर ये जो इंटरेस्ट रेट है वो आपको कम मिलेगा। उसकी कुछ कंडीशंस हैं, लेकिन हाँ फिलहाल के लिए सिर्फ इतना इंपॉर्टेंट है कि ये जो महिला सम्मान सेविंग सर्टिफिकेट है ये क्यों लाया गया, ताकि जो फीमेल इन्वेस्टर्स हैं उनका फाइनेंशियल इंक्लूजन किया जा सके। और इसके साथ आज की हमारी बातचीत खत्म हो गई। देखो, आज के सेशन में ये जितनी भी स्कीम्स हैं, इन स्कीम्स के बारे में आपको बेसिक आइडिया होना चाहिए। और अगर आप करंट अफेयर्स को फॉलो कर रहे हो तो इनमें से 7-8 स्कीम्स तो ऐसी हैं जो कि आए दिन खबर में आती ही रहती हैं, हल्की फुल्की बात उनकी होती रहती है। तो उतना ही हल्का फुल्का ही आपको याद होना चाहिए। जो रीसेंट टाइम्स की हैं, पिछले 3-4 साल की हैं, उनको थोड़ा ढंग से पढ़ लो। बाकी को मोटा मोटा आपको पता होना चाहिए कि यार कभी कोई क्वेश्चन लिखने के लिए आ जाए तो आप कम से कम कोट कर पाओ कि सरकार ने क्या क्या काम किया है, क्या क्या इनिशिएटिव्स लिए हैं इस फाइनेंशियल इंक्लूजन के लिए। तो इनका हल्के तौर पे याद रखो। कमेटीज़ के बारे में मैं पहले ही बोल चुका हूँ कि ये जितनी भी कमेटीज़ हैं उन कमेटीज़ को भी बहुत हल्के तौर पे याद रखना। जो रीसेंट टाइम्स की कमेटीज़ हैं उन पर ज़्यादा फोकस करना। फाइनेंशियल इंक्लूजन से रिलेटेड जितनी भी बातचीत है ये आप खुद से भी लिख सकते हो, बिकॉज फाइनेंशियल इंक्लूजन क्या होता है, उसके फ़ायदे क्या हैं, ये सारी चीज़ें और ये पूरी हिस्ट्री आपको ऑलरेडी कहीं ना कहीं पता है, आपने ऑलरेडी कहीं ना कहीं पढ़ी हुई है। फिर इससे पहले हमने बात की सिस्टमेटिकली इंपॉर्टेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। ये सारी चीज़ें ऐसी हैं जो कि आपको नाम से क्लियर होनी चाहिए। मतलब इस पूरे चैप्टर में जो डिफिकल्ट सेक्शन था वो पहले ही कंप्लीट हो चुका है। ये तो सारी इजी चीज़ें हैं। अगर आप थोड़ा भी कॉन्शियस रहोगे, थोड़ा भी अवेयर रहोगे तो ये सारी चीज़ें आपको ऑटोमेटिकली याद हो जाएंगी। कोई डाउट हो कमेंट करके पूछ लेना। थैंक यू वेरी मच।